Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. So guys, we have finished our last chapter of human physiology and that was digestion and absorption, right? So today we are going to start our new chapter and that is biomolecules. So let's get started. तो बायोमोलिक्यूल्स नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के जहन में ये चीज़ आती है कि बहुत ही कोई बोरिंग सा चैप्टर होगा, बहुत ही ज़्यादा इस चैप्टर में रट्टाफिकेशन होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है एंड ऑब्वियसली आई विल मेक इट ईजी फॉर यू। तो बायोमोलिक्यूल्स का सबसे पहले मतलब जानते हैं। बायो का मतलब है लाइफ, मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं और ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। एक कैटेगरी जिसको हम कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब है माइक्रो का मतलब है छोटा। आपको पता है कि माइक्रो उन चीज़ों को कहा जाता है जो चीज़ें साइज़ में बहुत छोटी होती है, ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि जो चीज़ें साइज़ में बड़ी होती हैं उनको मैक्रो कहा जाता है, ठीक। अब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपको पता है कि इसमें वो चीज़ें शामिल होंगी जिनका साइज़ बड़ा है, ठीक, और बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में ऑब्वियसली वो चीज़ें शामिल होंगी जिनका साइज़ छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की, क्योंकि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहले मिलेंगे हमें प्रोटीन्स। जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन्स का जो साइज़ है वो क्या है, बड़ा होता है। पॉलीसेक्राइड्स का साइज़ भी बड़ा होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में ये तीन चीज़ें होंगी, क्या है, प्रोटीन्स है, पॉलीसेक्राइड्स है और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें वाइटामिन्स है, मोनोसेक्राइड्स है, सिंपल शुगर, मिनरल्स है, नाइट्रोजनस बेसिस है और क्या है, फैट्स है, ठीक है। और क्या है, इसमें फैट्स हैं। फैट किस में है, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर फैट्स आते हैं, ठीक है। और फैट की पूरी स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि फैट किस में आते हैं, फैट किस में आते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं, ठीक है। चलें, तो अभी मैं बताती हूँ आपको कि अगर हमने किसी भी चीज़ की स्टडी करनी है तो वो किस तरह से हमने करनी है। हम किसी भी चीज़ की स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले वो चीज़ लेंगे। अब वो चीज़ कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई लिविंग ऑर्गन हो सकता है, कोई लिविंग टिश्यू हो सकता है, कोई लीव हो सकता है, कोई फ्लावर हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ है, यहाँ पे हमने एक लिविंग टिश्यू लिया है। हमने किसकी स्टडी करनी है, यहाँ पे हमने एक लिविंग टिश्यू की स्टडी करनी है कि एक लिविंग टिश्यू के अंदर कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की आप स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल सा मेथड है, जिस भी चीज़ की स्टडी करनी है, चाहे वो कोई ऑर्गन हो, लीव हो, फ्लावर हो, वट एवर यू हैव, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, तो उस चीज़ को आप लेंगे, एक मोटर पेस्टल लेंगे, उसमें आप उस चीज़ को ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड के साथ ग्राइंड करेंगे और फिर क्या करेंगे, आप उसको स्टेनर से उसको फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक लिविंग टिश्यू लिया है, ठीक। उस लिविंग टिश्यू को हम क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे मोटर पेस्टल में और उसकी हम क्या बनाएंगे, स्लरी बना लेंगे, ठीक है। हमने उसको ग्राइंड किया मोटर पेस्टल में, किसके साथ ग्राइंड किया हमने इसको, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ हमने उसको ग्राइंड किया, ठीक है। और ग्राइंड करने के बाद हमने क्या बनाई, हमने बनाई उसकी स्लरी। अब उसकी स्लरी को हमने इस स्टेनर से हमने उसको फ़िल्टर करना है। उसकी स्लरी को क्या करना है, इस फिल्टर से हमने उसको फ़िल्टर करना है। अब फ़िल्टर करने के बाद, उस स्लरी को फ़िल्टर करने के बाद जो चीज़ें इस स्टेनर से नीचे इस बाउल में आ गई हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, फ़िल्ट्रेट कहेंगे उसको हम। और जो चीज़ें स्टेनर में रह गई है उसको हम रिटेंटेट कहेंगे, ठीक है। और उसको हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कह सकते हैं।
जो हमारे पास रिटेंटेड बचा है, जो चीज़ें हमारे पास स्टेनर में बची हुई है, उनको हम एसिड इनसॉल्युबल पूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एसिड में डिज़ोल्व नहीं हुई है, ठीक है। और जो नीचे फ़िल्टर होके जो आया है हमारे पास, जिसको हमने फिल्ट्रेट कहा है, उसको हम एसिड सॉल्युबल पूल भी कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें एसिड में सॉल्युबल होके आई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्वियसली इनका साइज़ छोटा होता है, तो ये आसानी से इस स्टेनर से नीचे फ़िल्टर होके आ गई। इनका साइज़ छोटा था तो ये आसानी से इस स्टेनर से नीचे फ़िल्टर होके आ गई। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइटामिन्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सिंपल शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और मिनरल्स वगैरह, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो रिटेंटेट हमारे पास बचा है, जो इस स्टेनर में जो रह गई है जो चीज़ें, इसमें कौन कौन सी चीज़ें, ऑब्वियसली इसमें जो चीज़ें रह गई हैं उनका साइज़ बड़ा होगा। जब भी वो चीज़ें स्टेनर से नीचे नहीं आई ना, तो इन यहाँ पे जो चीज़ें रह गई हैं वो क्या कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, वो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या चीज़ें, यहाँ पे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जितनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेंगी, प्लस फैट्स। इसके अलावा हमें फैट्स भी मिलेंगे। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था, मैक्रोमोलिक्यूल्स में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स और न्यूक्लिक एसिड। इन तीनों चीज़ों के अलावा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे हमें और क्या मिला है, फैट मिला है हमें यहाँ पे। किसके अंदर मिला है, इस रिटेंटेट के अंदर। जो चीज़ें फ़िल्टर नहीं हुई है उसके अंदर हमें फ़ैट भी मिला है। अब मैंने आपको बताया था कि फ़ैट आपने याद रखना है कि क्या है, मैक्रो है या माइक्रो है। तो यहाँ पे फ़ैट किस में आ रहा है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आ रहा है, यानी कि फ़ैट का साइज़ तो छोटा है। तो फ़ैट तो हमें इस फिल्ट्रेट में मिलना चाहिए था, इस स्टेनर से फ़िल्टर होके फ़ैट को नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? फ़ैट हमें बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में क्यों मिला, इस रिटेंटेट के अंदर क्यों मिला, जो चीज़ें फ़िल्टर नहीं हुई इसके अंदर हमें फ़ैट क्यों मिला? तो इसकी वजह यह है कि जब हम किसी भी फ़ैट को ग्राइंड करते हैं ना, जब हमने किसी भी टिश्यू को ग्राइंड किया, ऑर्गन को ग्राइंड किया, तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमें पता है उसके अंदर फ़ैट होता है, ठीक है। तो फ़ैट को जब भी हम ग्राइंड करते हैं ना, तो फ़ैट टूट जाता है छोटे छोटे वेसिकल्स में। फ़ैट को जब भी ग्राइंड करते हैं तो फ़ैट टूट जाता है छोटे छोटे वेसिकल में। इस तरह के फ़ैट के वेसिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल मिलकर एक बहुत बड़ा साइज़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से फ़ैट इस स्टेनर से नीचे नहीं आया। तो फ़ैट को जब हम ग्राइंड करते हैं तो फ़ैट क्या होता है, फ़ैट बहुत अपने टूट कर बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेता है, और ओवरऑल ये सारे वेसिकल्स जुड़कर एक बड़ा साइज़ बना लेते हैं, जिसकी वजह से फ़ैट नीचे फिल्ट्रेट में नहीं आता। तो ये रीज़न है कि फ़ैट क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल ज़रूर है, लेकिन फ़ैट हमें कहाँ मिलेगा, फ़ैट हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर मिलता है, रिटेंटेट में मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने किसी भी टिश्यू वगैरह की स्टडी तो इस तरह कर ली, लेकिन जब हम मिनरल्स की स्टडी करते हैं तो मिनरल्स की स्टडी करने का एक थोड़ा सा अलग मेथड है। मिनरल्स की स्टडी करने के लिए हमने जिस चीज़ की भी स्टडी करनी है, उस चीज़ को पहले हमने बर्न करके उसका ऐश बना लेना होता है, ठीक है। ऐश बना के उसके बाद उस ऐश की स्टडी की जाती है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को आप बर्न करेंगे तो उसमें से वाटर, कार्बन निकल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें रह जाएंगी वो क्या बच जाएंगी, उसमें मिनरल्स रह जाएंगी, ठीक है। तो मिनरल्स की स्टडी करने का जो मेथड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो मिनरल्स की स्टडी किस तरह से की जाती है, डिस्ट्रक्टिव मेथड से की जाती है, यानी कि जिस भी चीज़ को आपने स्टडी करना है, चाहे वो टिश्यू हो, कोई ऑर्गन हो, कोई भी हो, तो उसको आप पहले बर्न करके एज बनाते हैं उसका, उसके बाद जाके आप उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर कभी कोई भी मिनरल का टेस्ट वगैरह कराने जाए तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें बहुत डीप टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं हम कि ये एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में किस तरह से प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, इनका ऑर्डर जानेंगे,
इनकी वैल्यूज़ याद करेंगे और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट है ये, ठीक है। और हम एक एवरेज सेल का कंपोजिशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट को हम जानते हैं। तो अर्थ क्रस्ट को याद रखने के लिए जो निमोनिक है वो है ओसिकाना, ठीक है। अर्थ क्रस्ट को याद रखने के लिए जो निमोनिक है ओसिकाना। अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या होगा? अर्थ में सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगी 46.6, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिलिकॉन है उससे कम, ऑक्सीजन से कम 27.7, ठीक है। उसके बाद क्या है? कैल्शियम है 3.6 है कैल्शियम। और उसके बाद क्या है? सोडियम है 2.8, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट को याद रखने का जो निमोनिक है वो क्या है? ओसिकाना, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में ये किस तरह से प्रेजेंट है, किस ऑर्डर में प्रेजेंट है? ह्यूमन बॉडी में भी ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? ऑक्सीजन होगी 65.0। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कार्बन। ऑक्सीजन के बाद क्या है ह्यूमन बॉडी में? कार्बन 18.5। उसके बाद क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन 3.3। उसके बाद क्या है हमारे पास? कैल्शियम 1.5। तो सेल का कॉम्पोजिशन देखते हैं कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें और कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है। तो सेल की चीज़ों को याद रखने के लिए जो निमोनिक है, वाटर सबसे ज़्यादा, तो वाटर को हमने हटा दिया, वाटर को छोड़ के फिर क्या है? पेनाकिली, वाटर को छोड़ के। वाटर तो सबसे ज़्यादा है ही है, वाटर का तो हम सबको ही पता है कि हमारे अंदर वाटर की सिवा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो एक सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है। 70 to 90% क्या है? वाटर है, ठीक है। वाटर के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स है, 10 to 15% प्रोटीन्स है। उसके बाद क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। P फॉर प्रोटीन्स 10 to 15%, ना फॉर Na मीन न्यूक्लिक एसिड, ना फॉर न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, ठीक है। P ना का मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को रिप्रेजेंट किया है C से, तो कार्बोहाइड्रेट्स उसके बाद 3% है। फिर पिनाकली L और I, तो L से हमने लिपिड्स को रिप्रेजेंट किया है 2% है, और I से हमने आयंस को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो एक एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल में सबसे ज़्यादा क्या है? वाटर है 70 to 90%। उसके बाद प्रोटीन्स है 10 to 15%। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है 3% और लिपिड्स है 2% और आयंस है 1%, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आज का जो लेक्चर है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको। आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, समझ आया होगा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कि बायोमॉलिक्यूल्स है क्या, और इसमें जो बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, जो बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अल्लाह हाफ़िज़।